पीहू जून की सड़ी गर्मी में बाहर से आकर सीधा रसोई में जाकर फ्रिज खोलती है और एक चिल्ड पानी की बोतल निकालकर पानी पीने लगती है। ये सब देखकर उसकी माँ नेहा कहती है, पीहू तू कब सुधरेगी? अरे अभी अभी बाहर से आई है और आकर सीधा ठंडा पानी पीने लगी, सर्द गर्म हो जाएगा। क्या माँ, बाहर देखा है कितनी गर्मी है और सीधा आकर पानी नहीं पीऊंगी तो क्या उल्टा आकर पीऊंगी? तूने तो कसम खाई है कि मेरी नहीं सुनेगी। मत सुन, जब नाक बंद हो जाएगी ना तब मुझे मत बोलियो। नेहा के समझाने पर भी जब पीहू नहीं मानती तो वो उसको छोड़कर अपने कामों में लग जाती है। अब घर आकर पीहू ठंडा पानी पीने के बाद सीधा कमरे में जाती है और एसी चलाकर अपने बेड पर पसरते हुए कहती है, ये है जिंदगी। बाहर तो इतनी सड़ी गर्मी है कि इंसान खड़े खड़े ही कोयला बन जाए। असली जन्नत तो घर में है। एसी चला के आराम से सोऊंगी मैं। पीहू अपने कमरे में आराम से सो जाती है। शाम के समय जब वो जागती है तो उठते ही जोर जोर से छींके मारने लगती है, जिसके बाद वो नाक से सांस लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि जुकाम के कारण उसकी नाक बंद पड़ी है। ये देखकर वो खुद से कहती है, ये कौन से मौसम का जुकाम हुआ है मुझे? माँ के पास जाती हूँ। पीहू अपने कमरे से नीचे हॉल में आकर बैठी अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ देखो ना, मुझे जुकाम हो गया है, वो भी गर्मी के मौसम में। बाहर लोग सड़ी गर्मी से परेशान हैं और मैं इस गर्मी में जुकाम से। और भी ठंडा पानी बाहर से आते ही ऊपर से जाकर मैडम एसी में सो गई। अब ताने मारने की जगह बता दो ये कैसे ठीक होगा, क्योंकि मेरी आदत नहीं है मुंह से सांस लेने की और इस जुकाम की वजह से मेरी नाक बंद है। कहीं मैं सांस लेना ही भूल गई तो मुझे दुनिया को अलविदा करना पड़ेगा। बकवास करवा लो तुझसे बस, और कुछ नहीं। कल मेडिकल से एक जुकाम की गोली ले लियो कॉलेज जाते हुए। बेचारी पीहू अब ऐसे ही पूरी रात जुकाम में निकालकर अगले दिन ठंडे पानी से नहाकर कॉलेज के लिए तैयार होती है और जाते हुए रास्ते में एक जुकाम की गोली लेकर कॉलेज निकल जाती है। शाम के समय जब वो घर आती है तब भी उसका जुकाम वैसा का वैसा था, जिस पर नेहा उससे कहती है, आ गई गर्मी में जुकाम वाली, दवाई नहीं ली क्या तूने? ली थी माँ, और कैंटीन में खाना खाने के बाद भी खाई थी, फिर भी आराम नहीं मिला। क्या खाया था खाने में? सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक ली थी, उसके बाद ठंडे पानी से गोली खा ली। गोबर दिमाग की औलाद, जुकाम को ठीक करने के लिए दवाई ली थी या बढ़ाने के लिए? अब जुकाम में कम से कम कुछ हेल्दी खाकर दवाई खाते हैं, वो भी गर्म पानी से। लेकिन तुझे कहाँ अकल आएगी? यार माँ, वैसे ही सड़ी गर्मी और जुकाम की वजह से मेरा सर दर्द है, इसलिए मुझे अब परेशान मत करो। बाद में गर्म पानी से खा लूंगी। ठीक है, जा अपने कमरे में। और हाँ, एक बात और, आज हमारे खानदानी पंडित जी आए थे, उन्होंने तेरे लिए एक रिश्ता बताया है, तो मैंने उन लोगों को कल घर पे बुलाया है। वैसे भी एक हफ्ते में तेरा कॉलेज का रिजल्ट आने वाला है, तेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, तो मैं भी तेरी शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगी। शादी से पहले बेटी जुकाम से चल बसी ना, तो आप अच्छे से मुक्त हो जाओगे। इतना बोलकर पीहू कमरे में जाती है और आराम करती है। अगले दिन सुबह एक सौरभ नाम का लड़का अपनी माँ निर्मला के साथ पीहू के घर आता है, जहाँ नेहा उनका अच्छे से स्वागत करती है और पीहू हाथ में शरबत लिए आती है। शरबत का ग्लास निर्मला को देते हुए वो उसके मुंह पर जोर से छींकती है, जिस पर निर्मला कहती है, आय हाय, मैं बेटे के लिए बहू देखने आई हूँ, अपने लिए बीमारियाँ नहीं। ये क्या किया? माफ करना आंटी जी, वो मुझे जुकाम है, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। अरे कुछ नहीं होता है, लो माँ रुमाल साफ कर लो चेहरा। अरे इतनी गर्मी में जुकाम, लगता है आपकी बेटी बहुत ही अलग है। दुनिया सर्दी में जुकाम से परेशान है, लेकिन ये पहले ही बीमारी लेकर बैठी है। वो बहन जी बस बच्ची है, सड़ी गर्मी में बाहर से आकर ठंडा पानी पी लिया होगा, हो गया जुकाम, ये तो ठीक हो जाएगा, आप शरबत पीजिए ना। इसके बाद दोनों परिवार वाले एक दूसरे से बातें करते हैं और आपसी सहमति से रिश्ता पक्का करते हैं, जिसके 2 हफ्ते बाद ही सौरभ और पीहू की शादी हो जाती है। और तब तक भी गर्मी में पीहू का जुकाम ठीक नहीं होता। शादी के बाद जब दुल्हा दुल्हन का स्वागत करने के लिए निर्मला दोनों की आरती उतारती है, तो पीहू वहाँ भी जोर से चीख मारकर आरती का दिया बुझा देती है, जिस पर निर्मला बोलती है, अरे बहू, क्या तूने कसम खाई है मेरे मुंह पे छींकने की? और आज तेरी छींक ने आरती का दिया भी बुझा दिया। माँ जी मुझे माफ कर दो, मैं क्या करूँ, ये मेरा जुकाम जा ही नहीं रहा है। इतनी गर्मी में तो लोगों को कोल्ड छूता भी नहीं, और मुझे ऐसे पकड़े हुआ है जैसे मैं पिछले जन्म की प्रेमिका हूँ इसकी। आप कितनी मजाकिया हैं। माँ कोई नहीं, दोबारा जला लो दिया। बाकी पीहू के जुकाम को ठीक करने के लिए मैं इसको अच्छे से डॉक्टर से दवाई दिलवा लाऊंगा। हाँ हाँ, आते ही जोरू के गुलाम बन जाते हैं आजकल के बच्चे। निर्मला बेचारी दोबारा से आरती का दिया जलाकर उनका स्वागत करती है और अपनी बहू को घर में लाती है। अब पीहू कमरे में बैठी सौरभ का इंतजार कर रही थी, जहाँ वो उसके इंतजार में कमरे में रखा ठंडा पानी का जग पूरा पीकर खत्म कर देती है
और आखिरी ग्लास को पकड़े बैठी होती है। कुछ देर में सौरभ जैसे ही कमरे में आता है और पीहू के करीब आकर कुछ कहने को होता है, इतने में पीहू जोर से चीख मार कर कहती है, सॉरी सौरभ जी, मैं क्या करूँ, इस जुकाम ने मुझे परेशान किया हुआ है। देखिए पूरे शरीर को गर्मी लग रही है और एक नाक ही है जिसे सर्दी लग रही है। मेरा तो सर दर्द भी हो गया है इस जुकाम से। कोई नहीं पीहू जी, ऐसा करिए, मैं आपको एक मेडिसिन देता हूँ, वो खाकर आप आराम कर लीजिए। सौरभ ड्रॉर में से एक मेडिसिन निकाल कर उसे देता है, जिसे पीहू हाथ में पकड़े ठंडे पानी से खाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर पीहू जल्दी से नहाकर नीचे जाती है और अपनी सास निर्मला को मास्क पहने देखकर उससे कहती है, माँ जी, ये मास्क क्यों पहना है आपने? अरे मुई तेरे करके, तुझे जो ये सड़ी गर्मी में जुकाम हुआ है ना, और जो तू हर बार मेरे मुंह पर छींक मारती है, उससे बचने के लिए मैं तो कहती हूँ तू भी लगा ले, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा तो तू है। ठीक है माँ जी, मैं लगा लूंगी बाद में। अभी आप मुझे ये बताइए, आज मुझे पहली रसोई की रस्म करनी है? हाँ, उस तरफ रसोई है, कुछ मीठा बना ले जाकर। और हाँ, आज शाम को तेरी मुंह दिखाई का फंक्शन भी है, तो उसके लिए भी तैयार रहियो शाम को। ठीक है माँ जी। पीहू रसोई में जाकर अपनी पहली रसोई की रस्म की तैयारी करती है। इतने में सौरभ कमरे से तैयार होकर आता है और पीहू को आवाज देकर कहता है, पीहू कहाँ हो? पीहू नाक पोंछते हुए रसोई से बाहर आकर बोलती है, हाँ जी बोलिए। मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना पड़ रहा है, कुछ घंटों में आ जाऊंगा मैं। वहीं हॉल में बैठी निर्मला अपने बेटे को कहती है, बेटा शादी के अगले दिन ही काम पर। माँ, एक जरूरी मीटिंग है, आ जाऊंगा कुछ देर में। अच्छा अब मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। सौरभ जैसे ही निकलने को होता है, पीहू जोर से चीख मारती है और ये देखकर निर्मला चिल्लाते हुए कहती है, अरे सौरभ बेटा रुक जा, ये तेरी गर्मी में जुकाम वाली बीवी ने छींक मार दी। अरे बहू, तुझे इतनी अकल नहीं है, कोई किसी काम से बाहर जा रहा है तो छींक नहीं मारते? माँ जी, ये मेरी मर्जी से थोड़ी निकली है नाक से, अपने मन की मालिक है। माँ, क्या आप भी ऐसी बातों पर विश्वास करती हो? अरे कुछ नहीं होगा, और पीहू आता हूँ कुछ देर में मैं, ठीक है, बाय। इतना बोलकर सौरभ चला जाता है, जिसके बाद पीहू वापस से रसोई में जाकर अपना बनाया हलवा अपनी सास के लिए लेकर आती है और जैसे ही वो निर्मला को देने को होती है, वो फिर से छींक मारती है और हलवा निर्मला के हाथों में जाने की जगह सर पर गिरता है, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहती है, बहू तू नहीं सुधरेगी, तू सब कुछ छोड़, पहले अपने इस बेमौसम जुकाम का इलाज करवा, वरना मैं तेरी मुंह दिखाई नहीं करवा पाऊंगी। लोग तो तुझे आशीर्वाद देंगे और तू उनको बदले में जुकाम। माँ जी माफ कर दो। तेरी माफी का अचार डालूं? हे भगवान, कहाँ से मिल गई ये गर्मी में जुकाम वाली बहू। इतने में सौरभ वापस से घर में आता है और ये सब सुनकर बोलता है, माँ बस करो, मैं अब पहले पीहू को दवाई दिलवा कर लाता हूँ, वैसे भी मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई है। चलो पीहू। जी आई। पीहू सौरभ के साथ एक बहुत बड़े डॉक्टर के पास जाती है, जो उसको अच्छे से चेक करके दवाई देता है, साथ ही सारी सावधानियां बताता है कि ठंडे पानी से दवाई नहीं खानी, साथ ही साथ खाने पीने का भी ध्यान रखना है। जिसके बाद पीहू कुछ दिन डॉक्टर के कहे मुताबिक चलती है और उसका गर्मी में जुकाम कुछ ही दिनों में गायब हो जाता है। जिसके बाद वो दोबारा गलती से भी बाहर से आकर कभी तुरंत पानी नहीं पीती और चिल्ड तो बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये गर्मी में जुकाम वाली बहू की कहानी? हमें कमेंट करके बताइए। लक्ष्य एक सरिता नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। वो बिना किसी को बताए या पूछे उससे शादी कर लेता है और अपने घर अपनी माँ सुधी से मिलवाते हुए कहता है, माँ ये आपकी बहू है, मैं सरिता से बहुत प्यार करता हूँ और सरिता के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, तो मैंने और सरिता ने भागकर शादी कर ली। बेटा अभी तेरी माँ है ना, तू मुझे बताता, मैं बात करती इसके घर वालों से, वो मान जाते। माँ वैसे ही आपकी इतनी तबीयत खराब रहती है, इसलिए मैं आपको कुछ भी बताकर आपको और परेशान नहीं करना चाहता था। लक्ष्य, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ ना, अब माँ जी का ख्याल मैं अच्छे से रखूंगी। बेटा बहू तो तू बहुत अच्छी लाया है, आते ही मेरा दिल जीत लिया। आओ तुम लोग अपने कमरे में आराम करो, मैं खाना बना देती हूँ। माँ अब आप खाना क्यों बनाओगी? अब तो आपकी बहू आ गई है ना, वो खाना बना देगी। क्यों सरिता, तुम खाना बना दोगी ना? ये क्या है, घर में बहू रानी की तरह आई हूँ, लेकिन ये माँ बेटे मुझे नौकरानी बना देंगे, खाना और मैं बनाऊंगी। बेटा अभी तो तुम दोनों आए हो, थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो, और वैसे भी घर तो बहू ही संभालेगी ना, तो आराम कर लो, जाओ। हाँ मेरी भी कमर में दर्द हो रहा है, मैं पहले थोड़ा आराम कर लूँ, बाद में सारा काम कर लूंगी। क्यों माँ जी? ठीक है, तुम थोड़ा आराम कर लो, लेकिन बाद में सारा काम कर लेना। माँ की तबीयत खराब रहती है, अब तुम्हें ही माँ का ध्यान रखना है।
हाँ, आपकी माँ मेरी भी तो माँ हुई ना, आप चिंता मत करो। सुधी अपनी बहू को बहुत मानती थी, लेकिन सरिता नए जमाने की बहू थी जो अपने में ही मगन थी। उसकी सास कुछ काम बोलती रह जाए, पर सरिता अपनी सास की बात को अनसुना करती जाती थी। लेकिन सुधी अपने बेटे को इन सब के बारे में कुछ नहीं बताती। पर कुछ समय बाद सुधी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और वो बिस्तर से उठने लायक तक नहीं रहती। ऐसे ही एक रोज वो आवाज लगाकर अपनी बहू को बुलाकर कहती है, बहू मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, मेरी यही दवाई रखी है, जरा दे दे और एक गिलास में गर्म पानी भी दे दे। दवाई तो आप नॉर्मल पानी से भी ले सकती हो, फिर गर्म पानी की क्या जरूरत है? बहू डॉक्टर ने बोला था कि जितनी भी दवाई है वो सब गर्म पानी से ही लेनी है। अरे माँ जी, डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, आप भी क्या डॉक्टर की सुनती हो? नॉर्मल पानी से लिया करो दवाई, ठीक हो जाओगी। डॉक्टर बोल रहे हैं तो सही ही बोल रहे होंगे ना बहू, और वैसे भी गर्म पानी पीने से सेहत ठीक ही रहती है। आप इतने टाइम से गर्म पानी पी रही हो, लेकिन कोई असर हुआ क्या आपकी सेहत में? नहीं ना, तो फिर क्यों डॉक्टर की बातों में चल रही हो? ठीक है, तू भी तो पढ़ी लिखी है, जानती ही होगी क्या सही है क्या नहीं। अच्छा अब दवाई दे दे। माँ जी, मैं अभी नहा कर आई हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ, रील बना लूँ, फिर आपकी दवाई दूंगी। लेकिन डॉक्टर ने बोला था दवाई समय पर लेना है। अभी तो आपको समझाया था, डॉक्टर की बातें मत सुना करो, वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं। आप आराम करो, मैं अभी जल्दी से रील बनाकर आती हूँ। इतना कहकर सरिता वहाँ से चली जाती है और रील्स बनाने लगती है। वो रील्स बनाने में इतनी खो जाती है कि सुधी को दवाई देना तक भूल जाती है। काफी देर तक जब सरिता सुधी को दवाई नहीं देती, तो सुधी जैसे तैसे कोशिश करके खुद से जाकर दवाई ले लेती है और आराम करने चली जाती है। इसी तरह जब कभी भी सुधी सरिता को कुछ बोलती, तो वो लापरवाही के चलते अक्सर भूल जाती। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सरिता अपने कमरे में बैठकर सज रही थी। तभी वहाँ सुधी आकर कहती है, बहू आज मुझे चेकअप के लिए जाना था, जरा मुझे डॉक्टर के पास तो लेकर चल। माँ जी, आज तो मुझे अपनी सहेली के साथ किटी पार्टी में जाना था। अगर आपको डॉक्टर के पास जाना था तो आप मुझे पहले बता देती, मैं किटी पार्टी के लिए मना कर देती। बहू तुझे बताया तो था मैंने, शायद तू भूल गई होगी, लेकिन कोई बात नहीं, ज्यादा दूर नहीं है, डॉक्टर का क्लिनिक यहीं पर है पास में। मेरा चेकअप हो जाए तो तू वहीं से अपनी पार्टी में चली जाइयो। माँ जी, आप ही बताओ, मैं ऐसे तैयार होकर डॉक्टर के पास जाऊंगी, अच्छा थोड़ी लगेगा? आप अकेली चली जाओ ना। बहू मुझे थोड़ी कमजोरी हो रही है, तभी तो मैं तुझे साथ चलने को बोल रही हूँ। अरे माँ जी, वैसे तो आप पड़ोस वाली आंटी के साथ पूरे दिन गप्पे लड़ाती रहती हो, और एक डॉक्टर के पास क्या जाना है? आपको तो कमजोरी ही होने लग गई। ठीक है, तू जा अपनी पार्टी में, मैं चली जाऊंगी। अच्छा माँ जी, आप ये सब बातें लक्ष्य जी को मत बताना, वो अभी अभी हमारी शादी हुई है ना, समझ रही हो ना आप? मैं तो चल लेती, लेकिन किटी पार्टी में जाना है, बस इसलिए नहीं जा सकती। इतना बोलकर सुधी डॉक्टर के पास अकेले चली जाती है और सरिता अपनी किटी पार्टी में चली जाती है। सुधी डॉक्टर के पास जाकर दवाई लाती है और घर के थोड़ा आगे आने पर ही उसे चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। पड़ोस के लोग उसे घर लेकर आते हैं और लक्ष्य को कॉल करके घर बुलाते हैं। थोड़ी देर में सरिता भी अपने घर आती है और सरिता को ऐसे मजे में देखकर लक्ष्य उससे कहता है, तुम्हें पता है ना माँ की तबीयत खराब रहती है, फिर तुमने माँ को अकेले डॉक्टर के पास कैसे भेज दिया? मैं तो माँ जी के साथ जा ही रही थी, मैं अंदर अपना पर्स लेने गई थी, तब तक माँ जी जा चुकी थी, मैं क्या करती? तो तुमसे थोड़ा ध्यान नहीं रखा गया क्या? अब देखो माँ की क्या हालत हो रही है। मैं अभी माँ जी के पीछे उन्हें देखने ही गई थी, लेकिन माँ जी अचानक से पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे मिली ही नहीं। बहाने बनाना बंद करो, ऐसा इतना सज धज कर तुम माँ को ढूंढने गई थी? तुम मुझे बोलने तो दो, मैं कहीं और जा रही थी। माँ जी ने बोला डॉक्टर के पास जाना है, तो मैं माँ जी के साथ जाने के लिए पर्स लेने गई, तब तक माँ जी चली गई थी और मैं पीछे गई तो माँ जी मिली नहीं, इसलिए मुझे जो काम था मैं वहाँ चली गई। आज तो हो गया, लेकिन आगे से कभी नहीं होना चाहिए। माँ की सेहत का ध्यान रखा करो। आपको ऐसा लगता है मैं माँ जी का ध्यान नहीं रखती हूँ? आपकी माँ मेरे लिए भी माँ ही है, आगे कभी नहीं होगा ऐसा। इतना बोलकर लक्ष्य अपनी माँ के पास जाता है। सरिता लक्ष्य की बातें सुनने के बाद कुछ दिन तक तो सुधी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वही सब शुरू हो जाता है। फिर से सरिता लापरवाही करने लगती है। कुछ दिनों बाद सुधी के सर में बहुत तेज दर्द होता है और वो सरिता से कहती है, बहू सर दर्द हो रहा है, दवाई ले आ। माँ जी आपको तो हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है, यहीं रुको मैं दवाई लाती हूँ।
सरिता सुधी के लिए दवाई लेने जाती है और वहाँ नींद की गोलियां भी रखी थी। सरिता अपनी लापरवाही के चलते सुधी को नींद की गोलियां दे देती है और वो सुधी को रिएक्शन कर जाती है और उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसे हॉस्पिटल तक लेके जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद सुधी का इलाज होता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आकर सरिता और लक्ष्य से कहता है, आपकी माताजी ने नींद की गोली खाई है और उनकी बॉडी वो ऑब्जॉर्व नहीं कर पाई, जिस कारण से वो कोमा में चली गई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो माँ जी को सरदर्दी की दवाई लाकर दी थी। वो तो आपको ही पता होगा ना, लेकिन हमें उनके टेस्ट में जो पता लगा है हम वो बता रहे हैं। डॉक्टर, मेरी माँ कब तक ठीक हो सकती है? ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज मेरी माँ कोमा में चली गई। मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत हो गई है। चली जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दो। अगर मैंने सावधानी रखी होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने बोल दिया ना, तुम यहाँ से चली जाओ। मेरी माँ को हॉस्पिटल तो ला ही दिया है, अब और क्या करना चाहती हो? मुझे एक मौका दे दो, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मुझे मेरी गलती समझ आ गई। अब मैं माँ जी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। सरिता लक्ष्य को बहुत मनाती है और कई मिन्नतों के बाद लक्ष्य उसे माफ कर देता है। सरिता को अब अपनी गलती का दिल से एहसास था और वो अपनी सास का खूब ख्याल रखती है। समय समय पर दवाई भी देती है और धीरे धीरे उसकी सास की सेहत दुरुस्त हो जाती है। अब सरिता उससे भी अपनी गलती की माफी मांगती है और उसके बाद बिना लापरवाही के अपनी सास के साथ रहकर बहू होने का असली फर्ज निभाती है। न तेरी कोई दो रानी बलिए, न जेठानी बलिए, नी तू राज करेगी आके। निशा रसोई में बर्तन मांजते हुए अपने सुर लगाकर गाने गा रही थी। तभी पीछे से उसकी जेठानी कनिका आती है और उसके गाने का जवाब देते हुए बोलती है, देवरानी ना हो लेकिन जेठानी तो है ही आपकी, मेरी प्यारी देवरानी जी, और इसीलिए राज तो आप करोगे नहीं यहाँ। और रही बात सास की, तो वो भी अच्छी नहीं है, ये भी आप अच्छे से जानती हैं। हाँ तो मुझे भी पता है, मैं तो बस गाना गा रही थी। और वैसे आप थी कहाँ, यहाँ रसोई में इतना काम है। आपके मायके वालों ने मुझे नौकरानी बनाकर यहाँ नहीं भेजा जो मैं ही सब करूँ। मेरे घर वाले इतनी सस्ती नौकरानी नहीं रखेंगे। क्या कहा आपने? जोर से बोलो ना, हिम्मत है तो। ये क्या अपने आप में बड़बड़ा रही हो? ये सब मुझे समझ नहीं आता। मैंने कुछ नहीं कहा, अब हटो। तुम्हारे बर्तन धुल गए हो तो मुझे दोपहर का खाना बनाना है, वरना माँ जी के सामने मेरी चुगली करोगी कि जेठानी जी ने दोपहर का खाना नहीं बनाया। हाँ हाँ तो रोका किसने है, बना लो ना। कनिका दोपहर के खाने में सिर्फ दाल रोटी बनाकर टेबल पर अपनी सास माया और देवरानी निशा के आगे परोसती है, जिस पर माया कहती है, बहू ये क्या है, आज दोपहर में इतना सादा खाना, मतलब ना कोई सूखी सब्जी और ना ही चावल बनाए हैं। माँ जी, मुझे अभी कपड़े धोने हैं और भी बहुत सारे काम हैं। पूरी दोपहर सिर्फ खाना ही बनाती रहूंगी तो बाकी के काम नौकरानी मतलब देवरानी थोड़ी ना करेगी। हाँ तो मैं क्यों करूँ, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ आपकी। मेरे पास खुद के भी बहुत काम होते हैं और अब से माँ जी घर के काम ऐसे ही होते रहे ना तो रात के समय मैं भी बस एक सब्जी रोटी बनाकर अपना काम खत्म कर दूंगी। अरे चुप हो जाओ दोनों के दोनों, पूरा दिन कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ती ही रहती हो। अरे खाना ही तो अच्छा बनाती हो, उसमें भी अब ये काम चोरी करोगी। अगर तुम घर के कामों की वजह से खाना ऐसे खिलाओगी तो ऐसा करते हैं, घर के कामों के लिए एक नौकरानी रख लेते हैं। क्या नौकरानी? नौकरानी? हाँ, नौकरानी खाने बनाने के सिवा सारे काम करेगी, जैसे घर की सफाई, बर्तन, झाड़ू। बस खाना बनाने का काम तुम दोनों का होगा, तो वो तो अच्छे से करोगे ना। मुझे मंजूर है माँ जी। मुझे भी। अब माया ने अपनी दोनों बहुओं को नौकरानी के लिए बोल तो दिया था, तो अगले ही दिन पड़ोसन विमला की जान पहचान से एक कजरी नाम की नौकरानी घर आती है, जिसको देखकर दोनों देवरानी जेठानी कहती है, कौन हो तुम और यहाँ किससे मिलने आई हो? मेम साहब, मेरे को सामने वाली विमला मालकिन ने भेजा है। बोला इस घर में दो इंसानों जैसी दिखने वाली चुड़ैल बहुओं को नौकरानी की जरूरत है। क्या बोला? चुड़ैल? उस विमला की तो। इतने में वहाँ माया आती है, जो अपनी बहुओं को साइड करके कजरी से कहती है, अरे तुम ही हो कजरी, विमला ने बताया था तुम्हारे बारे में। अच्छा सुनो, यह है मेरी बड़ी बहू कनिका और ये छोटी बहू निशा, ये दोनों तुमको काम समझा देंगी। बहुओं, इसे समझा देना, मैं आती हूँ जरा। इतना बोलकर माया घर से बाहर चली जाती है और निशा व कनिका कजरी से कहती है, सुन कजरी, तुमको आते ही पहले मेरे कमरे से सफाई शुरू करनी है। और देखो, दरवाजे के अंदर आकर सीधा जाओगी तो पहला कमरा मेरा ही है।
अरे ऐसे कैसे, आपका कमरा करेगी पहले मेरा कमरा साफ करना कजरी। दरवाजे से उल्टे हाथ पर ही मेरा कमरा है। मैं जेठानी हूँ ना, तो मेरा कमरा पहले साफ होगा, समझी? बड़ी हो तो क्या हुआ, खुद कर लेना अपना कमरा साफ। अरे ये नौकरानी माँ जी ने आपके लिए नहीं रखी, पूरे घर की सफाई के लिए रखी है, समझी आप? देवा रे देवा, ये दोनों देवरानी जेठानी तो सोचने से भी ज्यादा लड़ती हैं। अभी चुप करवाती हूँ दोनों को। ए चुप करो दोनों। अरे मैं दोनों का कमरा साफ कर दूंगी, इसलिए आप दोनों ये चिल्लम चिल्ली मत करो और बाकी के काम बताओ। कजरी की ये बात सुनकर दोनों देवरानी जेठानी किसी तरह लड़ते झगड़ते कजरी को सारा काम समझाती है और अगले दिन से कजरी अपने कामों के लिए घर आने लगती है। लेकिन काम करते हुए उसको कभी कनिका बुलाकर अपने काम करवाती तो कभी निशा बीच में टोक देती, जिससे परेशान होकर कजरी माया के सामने कहती है, ओ बड़ी मालकिन, ये आपकी दोनों बहुओं को मैं अलादीन का चिराग लगती हूँ क्या? एक उधर से घिसती है तो एक उधर से। मतलब तुम तो यहाँ काम करने आई हो, तो वो तुमको घिसती क्यों है? पूरा खानदान ही पागल है। मैडम अब देखो, दोनों को बोल दो, मैं बारी बारी सारा काम कर दूंगी, मेरे काम के बीच में ना आए। माया भी अपनी दोनों बहुओं को कजरी के काम के बीच में ना आने को कहती है। ये देखकर दोनों उसको काम करने देती हैं। लेकिन एक रात के खाने में देरी होने पर माया निशा को बुलाकर कहती है, निशा बहू, अब तो घर के काम सारा वो कजरी करती है, तो खाना क्यों नहीं बना अब तक? वो माँ जी, नौकरानी पर पूरा दिन नजर रखने का काम भी तो मेरा है, इसलिए आज मैं पूरा दिन उस पर नजरें गड़ाए बैठी थी, कहीं कुछ चुरा ना ले। देख लो माँ जी, काम चोरी करने की भी हद होती है। अब देवरानी जी को नहीं सुनाओगी? निशा बहू, दोबारा ऐसा बेकार सा रीजन देकर खाना बनाने में देरी करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ जल्दी खाना लेकर आओ। निशा मुंह सड़ाते हुए खाना बनाने जाती है, लेकिन उसी समय कजरी काम खत्म करके घर जा रही थी, जो ये सब सुनकर कहती है, अब तक तो मैं कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन अब देखना करूंगी। दोनों देवरानी जेठानी को लड़ा कर इनके ही हाथों से इनके घर की चीजें गायब न करवाई तो मेरा भी नाम कजरी नहीं। अगले दिन से कजरी दोनों देवरानी जेठानी में नफरत और बढ़ाने का एक प्लान बनाती है और पहले कनिका के पास जाकर कहती है, कनिका मालकिन, एक बात कहूँ, बहुत दिन से मेरे दिल में है। हाँ बोल कजरी। मालकिन, छोटी मालकिन ने मुझे कहा कि अगर मैं आपके कामों में काम चोरी करूँगी तो वो मुझे मेरी मनचाही चीज दे देंगी। मैंने तो साफ मना कर दिया। अब मैं यहाँ काम करने आई हूँ तो काम चोरी थोड़ी कर सकती हूँ। अच्छा, ऐसा कहा उसने? अरे तो चिंता मत कर, उसको तो मैं खुद संभाल लूंगी। जी मालकिन। अच्छा मालकिन, जरा 500 रुपए देना, जरूरी काम है। कनिका कजरी को 500 रुपए देती है, जिसके बाद अगले दिन कजरी निशा के पास जाकर उसके कपड़े प्रेस करते हुए उससे कहती है, निशा मालकिन, आपकी साड़ियाँ तो बहुत खूबसूरत हैं। इनको कोई जलाने के लिए कैसे कह सकता है? जलाने के लिए मतलब? बड़ी मालकिन ने कहा कि प्रेस करते वक्त मैं आपकी साड़ी जला दूं और बोल दूं कि गलती से हुआ। अच्छा जी, मेरी साड़ी जलाने के लिए बोला? उनको तो मैं बताती हूँ। अरे छोड़ो मैडम, मैंने जलाई नहीं ना, बस आपसे एक मदद चाहिए थी। तो मुझे एक अच्छी सी साड़ी दे दो आप अपनी, मुझे मेरे मर्द के साथ एक पार्टी में जाना है। अच्छा चल रुक, देती हूँ। निशा अपनी एक साड़ी कजरी को दे देती है, जिसके बाद कजरी साड़ी लेकर शाम को घर जाते वक्त खुद से कहती है, ये देवरानी जेठानी कितनी बड़ी बेवकूफ है। अरे इतनी आसानी से मेरी बातों में आकर एक दूसरे की दुश्मन बनती जा रही है। सही है, मेरा तो फायदा ही है। कजरी कई दिनों तक ऐसे ही दोनों देवरानी जेठानी को एक दूसरे की झूठी खबर देकर दोनों के बीच नफरत बढ़ाने लगती है। लेकिन एक दिन तो हद हो गई। कजरी निशा को जाकर बोलती है कि कनिका निशा को मारना चाहती है, जिससे ये सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए। ये सुनकर निशा कजरी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिसकी आवाज सुनकर सब निशा के कमरे में आते हैं, जहाँ निशा कजरी से कहती है, बस बहुत हुआ कजरी, तेरे लालच का घड़ा इतना भर गया है कि आज तूने मेरी ही जेठानी पर इतना गंदा इल्जाम लगाया। क्या बोला इसने निशा? ये कि आप मुझे मारना चाहती हो और ये पूरी प्रॉपर्टी हथियाना चाहती हो। ये बात सुनकर कनिका कजरी को एक और थप्पड़ मारते हुए कहती है, आज तक तो हम दोनों को झूठी खबरें देकर पैसे और बाकी चीजें ऐंठती रही। हमने ये सोचकर कुछ नहीं कहा कि शायद तुझे पैसे की जरूरत हो, या तू सीधे बोल नहीं पा रही है चीजों के लिए।
लेकिन आज ये बात बोलकर तूने साबित कर दिया कि तू एक लालची औरत है जो अपने लालच के लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ, हम दोनों भले ही जितना मर्जी लड़ती हों, लेकिन हम दोनों में एकता भी उतनी ही है। वो तो तेरे झूठ हम झेल रहे थे, लेकिन अब तेरे इस घर से जाने का समय आ गया है। निकल जा यहाँ से। लेकिन घर का काम कौन करेगा फिर बहुओं? हम दोनों कर लेंगे माँ जी। आखिरकार दोनों देवरानी जेठानी अपने घर में नौकरानी रखने से तौबा करके खुद ही अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने घर को संभालने का फैसला लेती है। लोगों को अलग अलग तरह के कपड़े पहनने का शौक होता है, किसी को वेस्टर्न तो किसी को इंडो वेस्टर्न, लेकिन हमारी तारा को देसी स्टाइल के कपड़े पहनने का शौक है, उसमें भी खासकर सूट। वो अलग अलग तरह के सूट पहना करती थी और उसके सभी सूट टाइट हुआ करते थे। एक रोज वो रेड कलर का बढ़िया सा सूट पहनकर तैयार होती है और सूट की डोरी को खुद से बांधने की कोशिश करती है, लेकिन डोरी ना बंधने के कारण वो अपनी माँ को आवाज देते हुए कहती है, मम्मी जरा यहाँ तो आना। क्या हो गया? क्यों मम्मी मम्मी कर रही है? 2 घड़ी चैन से काम नहीं करने देगी क्या? हाँ तो मैं आपको यहाँ भजन करने के लिए थोड़ी बुला रही हूँ, ये मेरी सूट की डोरी बांध दो। तारा, तू कितनी फूलती जा रही है। देख तो जरा, ये सूट तुझे कितना टाइट आ रहा है। इसको बदलकर कोई दूसरा पहन ले जा। ओ मेरी माते, उसे टाइट नहीं फिटिंग होना कहते हैं। आप डोरी बांधो ना। फिटिंग? ऐसी भी कोई फिटिंग होती है कि पता ही ना चले कि इंसान ने कपड़े पहने हैं या कपड़े में खुद को फंसाया है? किसको दिया था तूने ये सूट सिलने को? मम्मी, मैं कोई मोटी थोड़ी हूँ जो मोटापा छुपाने के लिए कुछ भी ढीला ढाला पहन कर निकल जाऊँ। कपड़े फिटिंग के ही होने चाहिए, खासकर सूट। तेरा तो फैशन ही पल्ले नहीं पड़ता। चल घूम पीछे, बांधू तेरी डोरी। और हाँ, दुपट्टा लेना मत भूलियो। इतना कहते हुए वो उसके सूट की डोरी बांधकर वहाँ से चली जाती है। तारा भी दुपट्टा और बैग लिए कॉलेज निकल जाती है। कुछ देर में जब वो कॉलेज आती है तो उसके दोस्त निशी और अवीन उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहते हैं, ओहो, कतई पटाखा लग रही हो। निशी, इसका तो मुझे समझ आता है, लेकिन तुझे भी मैं पटाखा लग रही हूँ। हाँ, मतलब तेरे सूट की फिटिंग देख के मुंह से निकल गया बस। वैसे सूट में काफी अच्छी लगती है तू। मुझे भी। तू आगे बढ़। लेक्चर नहीं है क्या तेरा आज? अरे जा रहा हूँ ना, भड़कती क्या है। तारा, क्लास के बाद मिलता हूँ, ठीक है? हाँ बिल्कुल। तभी अवीन अपनी क्लास के लिए वहाँ से चला जाता है तो निशी तारा से कहती है, वैसे इस टाइट सूट में तुझसे सांस तो ली जा रही है ना? मतलब ऐसा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना तेरे को? क्या बकवास मार रही है? बात को ऐसे जलेबी की तरह घुमाती क्यों है? सीधे बोल। मतलब इस कुछ ज्यादा ही फिटिंग सूट में तुझसे कंफर्टेबल तो फील हो रहा है ना? वो अविन था ना, इसलिए मैंने कहा नहीं। लेकिन तूने इतने टाइट सूट क्यों डाली है? सफोकेशन से मर जाएगी किसी दिन। हाँ तो क्या, तेरी तरह ढीले ढाले टॉप पहन लूं? मुझे ना ऐसे फिटिंग के सूट ही पसंद है। बताओ, एक तो टाइट करके इतना अच्छा फिगर मेंटेन किया है, अभी उसे लूज कपड़े पहनकर छुपाऊं क्यों? तेरी बेकार की बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। वाह, तेरी बातें बातें और मेरी बातें बेकार। तू भी ना निशी, इसका मतलब तूने मेरी झूठी तारीफ की? नहीं पागल, मस्त लग रही है। परवर जाए भाड़ में, मैं तो तेरी इसी बात को याद रखूंगी बस। चल अब। पागल लड़की। तभी दोनों क्लास के लिए चली जाती हैं। तारा वैसी तो सभी तरह के कपड़े पहना करती थी, लेकिन सूट वो अक्सर टाइट फिटिंग के ही पहना करती। एक रोज वो टाइट सा सूट पहने दुकान से कुछ सामान लेकर वापस आ रही थी। तभी उसे देखकर कुछ पड़ोस की आंटियां कानाफूसी करना चालू करती है, जो बालकनी में खड़ी उसकी माँ सुन लेती है और तारा के घर आने पर उससे कहती है, कितनी बार कहा है तारा, टाइट सूट मत पहना कर। देख अभी तुझे देखकर पड़ोसन ने ना जाने क्या क्या बातें बना रही थी। पड़ोसनों का मुख्य काम ही बातें बनाना है मम्मी। अभी उनके कहने भर से मैं अपना पहनावा क्यों बदलूं? हाँ तो मेरे कहने से बदल लेना। और पहनावा नहीं बदलना है तो सूट ही पहन, लेकिन इतने टाइट सूट मत पहन कि लोगों की नजर तुझ पर ही टिकी रहे। उफ, कपड़ों को लेकर कोई इतना भाषण कैसे दे सकता है मम्मी? हटो, मुझे भूख लगी है, मैं जा रही हूँ किचन में कुछ बनाने। खाली पेट आपकी ज्ञान की बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। तारा फिर अपनी माँ की बात को जरूरी नहीं समझती तो सरिता अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, ये मेरी मूर्ख औलाद को कब अकल आएगी? जवान हो गई है इसलिए हाथ भी नहीं उठा सकती, वरना 2-4 चाटे तो लगा ही देती है एक बार। कितना बोल लूं, लेकिन एक कान से बात सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है ये नालायक। सरिता तारा के टाइट सूट पहनने की आदत को लेकर परेशान रहा करती, लेकिन तारा अपने मन की ही करती। एक रोज कॉलेज जाते हुए आधे रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है तो तारा खुद से कहती है, ये क्या है, बारिश क्यों होने लग गई? मैं तो छाता भी नहीं लाई, अभी भीग गई तो दिक्कत हो जाएगी, कहीं रुक जाती हूँ।
इतना कहकर वो पास वाले बस स्टैंड के नीचे खड़ी हो जाती है, जहाँ और भी लोग खड़े थे। बारिश बहुत तेज होने लगती है और तेज चल रही हवा के कारण बारिश की बूंदों के झटके भी लोगों पर पड़ रहे थे। तभी एक मेहुल नाम का लड़का छाता लिए आता है और अपना छाता तारा की तरफ करते हुए उसे बारिश के झटकों से बचाता है। तो तारा उसे हैरानी से देखकर कहती है, मेहुल तुम यहाँ? जी मोहतरमा, मैं यहाँ। पहचान लिया तुमने इतने दिनों के बाद भी, कमाल है। तुम भूलने वाले इंसान कहाँ हो? ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे तुम थोड़ी भीग गई हो, पास आ जाओ वरना पूरी भीग जाओगी। अच्छा हुआ मैं पूरी नहीं भीगी, वरना मेहुल के सामने अजीब सा फील करती। तभी वो और मेहुल छाते के नीचे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कुछ देर में बारिश के रुकते ही मेहुल तारा को उसके कॉलेज छोड़ देता है, जिसके बाद तारा मेहुल से व्हाट्सएप पर बातें करना शुरू करती है और उनकी बातें धीरे धीरे मुलाकातों में बदल जाती है और मुलाकातें ज्यादा होने से तारा उससे अपने प्यार का इजहार कर बैठती है। मेहुल के दिल में भी उसके लिए वही एहसास था, जिसके चलते वो रिश्ते की बात घर करते हैं। तारा उस दिन भी एक टाइट सा सूट पहनकर तैयार होती है और चाय नाश्ता लिए हॉल में आती है। बहन जी, यही है मेरी बेटी तारा। तारा खड़ी क्या है, पैर छूकर आशीर्वाद ले बेटी। ये मम्मी भी ना शादी नहीं हुई पहले ही पैर पड़ने को बोल रही हैं। खैर पैर छू ही लेती हूँ। तारा मेहुल की माँ के पास जाकर जैसे ही उसका आशीर्वाद लेने के लिए झुकती है, तभी टाइट सूट पहनने के कारण उसके झुकते ही एक चर की आवाज के साथ उसका सूट साइड से फट जाता है। तो वो बिना पैर छुए ही कमर पर हाथ लगाए खड़ी हो जाती है। आवाज सुनकर मेहुल की माँ कंचन उसके कान में कहती है, तुझे कितनी बार कहा है दूसरों के घर में तो फ्रेश होकर आया करना लायक। माँ, मैंने नहीं किया, कसम से। अरे तो ये आवाज कैसी थी? कहीं इन दोनों माँ बेटी में से तो कोई नहीं है? चुप करो माँ, क्या बेकार की बातें करती रहती हो। वो वैसा कुछ नहीं बहन जी, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आपको कैसे पता कि हम क्या सोच रहे हैं? वो आवाज की वजह से आपको लगा होगा, वो मैंने थोड़ा टेबल खिसकाई थी ना, उसकी थी। तभी मेहुल की नजर तारा के फटे सूट पर जाती है और वो तारा से अकेले में बात करने के बहाने उसके दुपट्टे से उसके फटे सूट को कवर करता हुआ उसे ले जाता है और वो कमरे में जाकर कपड़े चेंज कर लेती है। कुछ देर में दोनों बाहर आते हैं और बातचीत के बाद रिश्ता पक्का हो जाता है। लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं तो सरिता तारा के सर पर मारते हुए कहती है, देख लिया अपने टाइट सूट पहनने का नतीजा। वो तो अच्छा हुआ किसी को पता नहीं चला, वरना क्या सोचते वो कि कैसी माँ है, ढंग के कपड़े भी नहीं पहना सकती अपनी बेटी को। सॉरी माँ, वो झुकने की वजह से सूट फट गया। वैसे मेहुल को पता लग गया था, तभी वो मुझे अंदर ले आया। हे भगवान, सबक ले इस बात से। अभी तो तू घर में थी, अगर कहीं बाहर तेरे साथ ऐसा हो जाता तो फिर क्या करती? रोते हुए घर आती ना। सही कह रही हो माँ आप, अब से मैं ज्यादा टाइट सूट नहीं पहनूंगी। हाँ, क्योंकि इसमें तेरी ही भलाई है तारा। उस दिन टाइट सूट के चलते तुझे एसी में भी घुटन हो रही थी, इसलिए कपड़े आरामदायक पहनो तो ही ठीक है। और 1-2 इंच ढीले कपड़ों से तेरा फैशन नहीं बिगड़ेगा। हाँ माँ, मैं समझ गई, माफ कर दो ना, अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तारा की बात सुनकर वो उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती है, जिसके बाद से तारा अपनी कही बात के अनुसार ज्यादा टाइट सूट पहनने से परहेज करती है। वरीना की माँ वसुधा उसे जगाने के लिए कमरे में आती है तो देखती है कि वरीना अपने बेड पर नहीं है। तभी उसे टॉयलेट से उसके गुनगुनाने की आवाज आती है, एक बार आजा 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 आजा। अरे ओ टॉयलेट सिंगर, अंदर फ्रेश होने बैठी है या कार्यक्रम करने? माँ को क्या खुद लिया है, कम से कम मुझे फ्रेश तो शांति से होने दो। हाँ, जब से इंग्लिश टॉयलेट फिट करवाया है बाथरूम में, तब से फ्रेश होने में बड़ा मन लगता है तेरा। जल्दी बाहर आ, दूध भी लाना है दुकान से। 10 मिनट और माँ। अब भी 10 मिनट? तभी वसुधा जोर से दरवाजा पीटकर वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद वरीना बाहर आकर अपना पेट सहलाते हुए कहती है, सही कहा है मैंने, दिल साफ होना हो, पूरा पेट साफ होना चाहिए। और थैंक यू इंग्लिश टॉयलेट। अभी दुकान जाती हूँ, वरना माँ फिर से चिल्लाती हुई यहाँ आ जाएगी। तभी वो हॉल की तरफ चली जाती है। वरीना को शुरू से ही इंग्लिश टॉयलेट यूज करने की आदत थी, जिसके चलते जब भी वो जान पहचान वालों के घर जाती तो वहाँ वॉशरूम जाना अवॉइड किया करती, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ इंग्लिश टॉयलेट नहीं था। एक रोज वो भागी भागी घर आती है, तभी उसकी माँ कहती है, ओहो, घर में क्यों भाग रही है? क्योंकि जोर क्या आई है माँ, मैं अभी आई। जिसके बाद वो भागती हुई कमरे में जाती है
और कुछ देर बाद गहरी सांस लेते हुए हॉल में आती है तो उसकी माँ कहती है, कितनी बार कहा है तुझे निकलने से पहले फ्रेश हो लिया कर ताकि रास्ते में दिक्कत ना हो। तेरी सहेली के घर टॉयलेट नहीं है क्या? है माँ, लेकिन इंग्लिश टॉयलेट ही नहीं है तो मैं कहीं गई नहीं। तू पागल है? इंग्लिश टॉयलेट नहीं है तो मतलब रोक कर बैठी रहेगी और किसी दिन कंट्रोल से बाहर हो गया तब? कुछ भी बोल रही हो माँ, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, नॉर्मल लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन तेरे जैसे इंग्लिश टॉयलेट यूज करने वालों के साथ ऐसा हो सकता है। क्या आप भी टॉयलेट वॉशरूम की बात लेकर बैठ गई? खाने में क्या बनाया है? भूख लगी है मुझे। खाना बनाया नहीं है, बनाऊंगी थोड़ी देर में। पहले जाकर बोतलों में पानी भरकर फ्रिज में रख दे। हाँ, ये वाली मजदूरी तो आप मुझसे ही करवाओगी। जाती हूँ। इतना कहकर वरीना वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है और उसकी माँ उसकी शादी के लिए रिश्ते तलाशती है, लेकिन 3-4 रिश्ते देखने के बाद भी कहीं वरीना को लड़का पसंद नहीं आता तो किसी लड़के से कुंडली नहीं मिलती। बात होती तो सही लेकिन आगे नहीं बढ़ पाती। आखिर में उसके लिए आवेश नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जिसकी माँ सोमती वरीना को देखकर कहती है, बहन जी, आपकी बेटी का चेहरा तो बड़ा चमक रहा है। ये मेकअप का कमाल है, चेहरा ही इतना चमकदार है। वो आंटी जी, इसे नेचुरल ब्यूटी कहते हैं। वो मेरा मानना है कि अगर सुबह अच्छे से पेट साफ होगा तो चेहरा खिला खिला रहता है। चुप कर, ये रिश्ते के बीच में पेट की बात क्या लेकर आ गई? आप लोग कुछ खा क्यों नहीं रही? अरे कुछ तो लीजिए। वैसे लड़की समझदार लग रही है आपकी। अच्छा ये बताओ, मेरा बेटा आवेश कैसा लगा? लड़के जैसा? वो मेरा मतलब है, ये बहुत ही शांत किस्म के लड़के हैं। देखिए ना, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसलिए। लेकिन बहन जी, वैसे आपके आवेश और मेरी वरीना की जोड़ी खूब जमेगी। दोनों पक्षों में बातचीत होती है, फिर अंत में रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ ही समय में दोनों की पूरी विधि विधान के साथ शादी होती है। ससुराल में जब वरीना सुबह अंगड़ाई लेते हुए फ्रेश होने जाती है तो वहाँ इंग्लिश टॉयलेट की जगह हिंदी टॉयलेट देखकर जोर से चिल्लाती है, आवेश ये क्या है? उसके चिल्लाते ही चैन से सोया आवेश हड़बड़ा कर जाग उठता है और वॉशरूम के पास जाकर अंगड़ाई लेते हुए कहता है, क्या हो गया? कोई फ्लश करना भूल गया क्या? तुम्हारे घर में इंग्लिश टॉयलेट नहीं है क्या आवेश? क्या इसलिए चिल्लाई तुम? यार हाँ नहीं है। तो मैं कहाँ जाऊँ? अरे यार, इंग्लिश टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट तो है ना यार, उसमें ही जाओ। मैं भी तो वही यूज करता हूँ। तुम्हें आदत होगी पर मुझे नहीं। मैं जा रही हूँ सासू माँ के कमरे में। अरे पर क्यों? वरीना आवेश की बात सुने बिना ही अपनी सास के कमरे की तरफ निकल पड़ती है तो आवेश भी उसके पीछे पीछे जाता है। जैसे ही वो अपनी सास के कमरे के बाथरूम तक पहुंचती है तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है और सुमती बाहर आती है तो वहाँ भी हिंदी टॉयलेट देखकर वरीना कहती है, सासू माँ ये क्या है? क्या है मतलब? संडास है, और क्या है? हद हो गई, दोनों वॉशरूम में से किसी एक में भी इंग्लिश टॉयलेट नहीं है। अभी मैं फ्रेश कहाँ होने जाऊँ? अरे ये वाले टॉयलेट में भी क्या दिक्कत है, इसमें भी तो फ्लैश होता है। सासू माँ, पहली बात वो फ्लैश नहीं फ्लश होता है, और दूसरी बात मुझे इंग्लिश टॉयलेट में ही फ्रेश होने की आदत है तो मैं टॉयलेट यूज नहीं कर सकती। क्यों बहू, हिंदी टॉयलेट हो या अंग्रेजी, काम तो दोनों एक ही चीज के लिए आता है। फिर इस वाले टॉयलेट में तुझे जानने में क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत ही दिक्कत है, मुझे आदत नहीं है सासू माँ, और आदत एकदम से बदल तो नहीं जाएगी ना। सासू माँ बताइए अब कहाँ जाऊँ मैं? देखिए बहुत कंट्रोल कर लिया, कुछ कीजिए। वरीना अपना पेट पकड़कर बोलती रहती है। बेचारी सुमती को कुछ समझ नहीं आता तो वो अपनी बहू को लेकर पड़ोसन रमीला के घर जाती है। सुबह सुबह सुमती और उसकी बहू को देखकर रमीला कहती है, अरे सुमती, तू अपनी नई नवेली बहू के साथ सुबह सुबह मेरे घर? परे हट, हम तेरे लिए नहीं आए हैं, तेरे घर में अंग्रेजी संडास के चलते आए हैं। अरे क्यों, तुम्हारे घर में टॉयलेट नहीं है क्या? चुप हो जा रमीला, अभी इमरजेंसी है। जा बहू, आगे से दाएं जाके सामने ही दिख जाएगा तुझे तेरा अंग्रेजी टॉयलेट। तभी वरीना भागती हुई चली जाती है तो सोमती सुबह सुबह अपने घर में इंग्लिश टॉयलेट का किस्सा गाने बैठ जाती है। हाय दया, आजकल की बहुओं के बड़े नखरे हो रहे हैं। बताओ, घर में टॉयलेट है फिर भी इनको अंग्रेजी वाला टॉयलेट चाहिए, उसमें क्या स्पेशल है? मुझे तो समझ नहीं आता। क्या कर सकती है, तेरी बहू को आदत होगी मेरी स्वीटी जैसी, उसके कारण ही तो घर में इंग्लिश टॉयलेट है। पर सच बताऊं, मैं तो आज तक ना गई उसमें, ना जाने लोग कैसे बैठ जाते हैं। वही तो, अब देख, इसके चक्कर में सुबह सुबह तेरा दरवाजा खटखटाना पड़ गया। दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी कुछ देर में वरीना बाहर आकर कहती है, सच कहा है किसी ने, मुसीबत में पड़ोसी ही काम आते हैं। थैंक यू आंटी जी, आप नहीं होती तो मेरा पेट साफ नहीं हो पाता।
ठीक है, लेकिन ये मेरा घर है, कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं जो कभी भी यहाँ मुंह उठाकर आओ 1-2 नंबर करने टपक पड़ो। पेट साफ हो गया हो तो यहाँ से प्रस्थान करो। तभी वरीना मुंह बनाते हुए अपनी सास के साथ वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचने पर उस समय तो सुमति वरीना को कुछ नहीं कहती, लेकिन जब दिन में वो हॉल में बैठी फोन चला रही थी तो उसकी सास कहती है, बहू, सुबह रवीना ने जो कहा उसे अपने दिमाग में बिठा लिया है ना? वो छोड़िए सासू माँ, आपको उनकी तरह टॉयलेट में एक इंग्लिश पॉट लगवा लेना चाहिए। अब आप भी बताइए, आपकी बहू बार बार पड़ोसन के घर वॉशरूम के लिए जाती अच्छी लगेगी क्या? ये लो, घर में संडास ना हो तो समझ में भी आता है, और तुझे वो स्पेशल अंग्रेजी टॉयलेट ही चाहिए। अब इसमें मैं क्या करूं? अरे हमारे देश में आधे से ज्यादा लोगों के पास हिंदी टॉयलेट है। और बहू, टॉयलेट हिंदी या अंग्रेजी होना जरूरी नहीं है, साफ हो या गंदा हो उससे फर्क पड़ता है। हाँ सासू माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन इंग्लिश टॉयलेट हो, इससे मेरा ही नहीं आपका ही फायदा होगा। आज आप भली चंगी हैं, कल को आपकी उम्र बढ़ेगी, घुटनों पैरों में दर्द के कारण आप ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाएंगी। ऐसे में घर में एक इंग्लिश टॉयलेट होना ही चाहिए। हाँ, मैं तेरी दिक्कत और तेरी मेरे लिए चिंता समझ रही हूँ, इसलिए लल्ला से मैंने घर में अंग्रेजी टॉयलेट बनाने के लिए बोल दिया है, लेकिन उसमें 1-2 दिन का समय तो लग ही जाएगा। तब तक के लिए घर में जैसा संडास है उससे काम चला लियो। ठीक है सासू माँ, जब आप मेरे लिए सुबह सुबह पड़ोसन के घर जा सकती हैं, तो मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। इस तरह सास बहू की आपस में सहमति हो जाती है और कुछ दिनों में ही उनके घर में इंग्लिश टॉयलेट बन जाता है, जिसके बाद वरीना अपने परिवार के साथ खुशी खुशी इंग्लिश टॉयलेट यूज करती है।